ओके। सो आज का जो हमारा चैप्टर है, एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर या यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, हमें पता है भाई, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स। लेकिन दो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका ताल्लुक प्रोकैरियोट से था। कौन से थे भाई वो दो? बोलो भैया, कौन से ऐसे दो ऑर्गेनिज्म थे जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि इन दो के नाम याद रख लो, बाकी जो कुछ आए वो सब यूकैरियोट। हाँ भाई, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेजर डिस्कशन रहेगी और मेजर हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाला रहेगा वो होगा बैक्टीरिया। आर्किया वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वो पीएमडीसी सिलेबस के अंदर भी नहीं है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बट इसका जो मेजर पोर्शन है ना, वो बैक्टीरिया वाला है, तो हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं भाई? सिंपल सी बात, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। सर, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है भाई? हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट है। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जितना भी जेनेटिक मटेरियल इसका है, ये यहां पे फ्लोट कर रहा है। और ये जो साइटोप्लाज्म का रीजन जहां पे आपका ये जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा है, इस रीजन को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोइड का नाम देते हो। ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। उसके अलावा इस प्रोकैरियोटिक सेल में किसी किस्म का कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं हो। ये दो बेसिक पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। अब प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? तो भाई बात बहुत सिंपल सी है। प्रोकैरियोट के अंदर हमने बैक्टीरिया को पढ़ना है, साइनो बैक्टीरिया को पढ़ना है, ये मेजर मेजर बात है। अब उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई क्या आज किंगडम, यानी कि जाहिर सी बात है, आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर क्लासिफाई करते हो? किंगडम के अंदर क्लासिफाई करते हो। बट अब कुछ सालों पहले, और ये आपकी बुक के अंदर भी एडिशन हुआ है, कुछ सालों पहले किंगडम से ऊपर भी आपके पास एक क्लासिफिकेशन का डोमेन आया। उसे आप कहते हो डोमेन सिस्टम। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर जो क्लासिफिकेशन का यूनिट है वो क्या है भाई? किंगडम है। लेकिन अब कुछ सालों पहले डोमेन को सबसे सुपरफिशियल रखा गया और डोमेन के नीचे फिर किंगडम आया। तो कितने डोमेन है हमारे पास? याद रखना भाई, तीन डोमेन है। एक है जिसे आप कहते हो आर्किया। आर्किया के अंदर तमाम आर्किया बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर हमारे पास आता है बैक्टीरिया, और फिर हमारे पास आता है यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर तमाम यूकैरियोट्स आ जाते हैं। तो डोमेन सिस्टम इतना याद रखना कि दे रहा है थ्री डोमेन्स। ये हमारा मेजर एक इंट्रोडक्शन था जो हमने डिस्कस किया। सही, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर क्या फर्क है? सही है भाई, चलो ये देखो। अब देखो, आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर क्या फर्क है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब सवाल ये होता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताते चलो कि भाई आर्किया प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? क्या ख्याल है भाई?
बोलो भैया, क्या ख्याल है? आर्किया इज प्रोकैरियोट। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट है। अब सवाल ये होता है, अगर ये दोनों प्रोकैरियोट है तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं सेल वॉल बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है पता है किसी को? ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया भी था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलकर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आर्किया की, तो आर्किया की जो सेल वॉल होती है, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन होता है। तो मेजर डिफरेंस तो हमारे पास क्या आ गया? सेल वॉल का। सेल वॉल का मेजर डिफरेंस। फिर अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया की, तो याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है, तमाम की सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड। अब बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर इसके अंदर आपको स्टीरॉइड नहीं मिलता, ये भी हमने पढ़ रखा है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कुछ हद तक डिस्कस की हुई। अच्छा, लेकिन मेजर फर्क क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। इतना क्लियर है भाई? ठीक है। तो ये देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि भाई आर्किया के अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड है। दूसरी बात यह कि आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा है, और ये लिपिड कंटेंट ब्रांच्ड है, जबकि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड कंटेंट कम मिलता है। इसी तरीके से अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो आर्किया मिथेनोजिन है। मिथेनोजिन का मतलब यह है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर और आर्किया बैक्टीरिया के जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर फर्क है। अब आर्किया बैक्टीरिया फर्दर तीन तरह के होते हैं: मिथेनोजिन, मिथेनोजिन, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। अब इन तीनों का मतलब क्या है? मिथेनोजिन्स का मतलब यह है कि आर्किया बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हेलोफाइल्स का मतलब यह है कि ये वो आर्किया बैक्टीरिया हैं जो आपको कहां मिलते हैं? सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं। नॉर्मली कोई ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आर्किया रहते हैं। इसी तरीके से थर्मो एसिडोफाइल्स। अब अगर मैं बात करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म 120 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन आर्किया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर, एक्सट्रीम पीएच के ऊपर जिंदा रह सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया नहीं रह सकता। सिंपल। ये एक मेजर सा पार्ट हो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की, अब हमारा मेजर पोर्शन यहीं से शुरू होगा, बैक्टीरिया का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई साइज ऑफ बैक्टीरिया से। सबसे पहले तो ये बताओ, अभी हमने वायरसेस का चैप्टर पढ़ा, बैक्टीरिया का साइज बड़ा है या वायरस का साइज बड़ा है? हाँ भाई। बैक्टीरिया इज लार्जर और वायरस इज लार्जर? यस, बैक्टीरिया बड़ा है, वायरस तो छोटे होते हैं। शाबाश, ठीक है। वायरस का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है।
हाँ भाई, तो हमें पता है कि वायरसेस छोटे होते हैं और बैक्टीरिया बड़ा होता है, सिंपल हो गया। अब अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो नॉर्मल जो बैक्टीरियल सेल होता है वो अप्रोक्सीमेटली उसका जो डायमीटर होता है इट्स अबाउट 0.12 0.12 600 माइक्रोमीटर। कितना डायमीटर होता है भाई? 0.12 600 माइक्रोमीटर। जबकि अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं, माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा की इंपॉर्टेंस क्या है? माइकोप्लाज्मा की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो वाहिद बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या नहीं होती, पता है? जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा वो वाहिद बैक्टीरिया हो गया जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती। और जो इसका डायमीटर होता है इट्स अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर, सबसे छोटा है। फिर अगर मैं इकोलाई की बात करूं, इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है। इकोलाई की अगर मैं विड्थ की बात करूं इट्स अबाउट 1 to 1.5 माइक्रोमीटर। ये इसकी विड्थ आ गई। और दूसरा जो इसकी लेंथ है वो है तकरीबन 2 से लेकर 6.0 माइक्रोमीटर, ये इसकी लेंथ है। अब सर क्या ये फीचर्स याद करना जरूरी है लेंथ के? ये जो लेंथ है ये याद करना जरूरी है बेटा, इसकी रेंज एक जहन में रख लो, ठीक है? क्योंकि जो आपका पीएमडीसी सिलेबस है ना उसके अंदर साइज, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अलग से लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये तो सिंपल सी बात हो गई ना कि साइज, बैक्टीरिया का साइज कैसा है। अब देखो बैक्टीरिया को स्टार्ट करना है हमने, और यहां पे हम लिखते हैं भाई बैक्टीरिया, ठीक है? चलो, अब सब बैक्टीरिया को पढ़ना क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। बैक्टीरियोलॉजी किसकी ब्रांच है? ये भी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ डैश। क्या ख्याल? भाई माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम वायरोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं, माइकोलॉजी पढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अच्छा भाई, अब सबसे पहले बैक्टीरिया को पढ़ना बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है? अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या होती है उसको हमने देखना है। उसके लिए एक चार्ट है वो मैं आपके सामने ले आता हूं। अब ये देखो भाई, यहां पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा हो। दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है प्रोटियो बैक्टीरिया। अब प्रोटियो बैक्टीरिया वो होते हैं जो नॉर्मली पैथोजेंस होते हैं या सिम्बायोन्ट्स होते हैं। पैथोजन का क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे और उनसे फायदा लेंगे, थाली के बैगन, ठीक है? सिम्बायोन्ट्स वो होते हैं जो दूसरे को भी फायदा देते हैं और खुद भी फायदा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आपकी इंटेस्टीन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपकी इंटेस्टीन में रहते हैं, वहां से शेल्टर हासिल करते हैं, लेकिन आपको क्या देते हैं? वाइटामिन बना के देते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इकोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरा। इसी तरीके से बैक्टीरियोइड्स आ जाते हैं। ये नॉर्मली ग्राम नेगेटिव, अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस करना है, बट ये ग्राम नेगेटिव है। और ये आपको ह्यूमन ह्यूमन गट के अंदर, गट से मुराद ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां मिलते हैं। बैक्टीरियोइड्स, फ्रेजालिस एंड प्रीवोटेला, ये सारी स्पीशीज आपको वहां मिलेगी। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तो खैर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं,
उनकी तो कहानी अलग है। फिर हमारे पास आता है स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। नॉर्मली इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो सिफिलिस कॉज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसकी बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या है? ट्रिपोनीमा पैलेडम, बोरेला बर्गडोफेरा, ठीक है, ये सारी एग्जांपल आ जाती है। फिर क्लेमाइडिया आता है। क्लेमाइडिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। इसकी एग्जांपल में क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटास, ठीक है, और क्लेमाइडोफिला निमोनाई, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये जो क्लासेस मैंने आपको बताई ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने याद करनी ही करनी है। बाकी को आप एक दफा रीड कर लो, उसके अंदर भी इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जो मैंने शुरू की बताई ना, दे आर मोर इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर ज्यादा आती है और ये आपने याद भी रखनी है। सही है, चलो ये तो हमने बात कर ली साइज की और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया की। सही है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। बट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को समझने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई कैसे करते हो? तो देखो याद रखना, बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। सर ये ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? भाई देखो, बैक्टीरिया को आप आम आंख से तो नहीं देख सकते ना। अब बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। अब लेट सपोज एक बैक्टीरिया का सैंपल उठाया आपने, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जितने भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा। अब अगर आपने इसको आम आंख से देखना है तो यू हैव टू ऐड सम कलर। आपको कलर ऐड करना पड़ेगा ना, तभी आप जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया को भी कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। अब ये ग्राम स्टेनिंग होती क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा सुन लेना। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? ग्राम स्टेनिंग एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसकी बेसिस पे हमारे पास बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इनको हमने समझना है। अच्छा सुनो, हम्म, हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम? मैंने आपको बताया क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग का मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना था कि बैक्टीरिया को क्या किया जा सके, बैक्टीरिया को डाई किया जा सके, और बैक्टीरिया को डाई करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जा सके। तो इस मेथड की बेसिस पे हमारे पास बैक्टीरिया दो तरह के हो गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे हुए? ग्राम स्टेनिंग का मेथड क्या होता है, जरा पहले आप जरा मुझे ये बता दीजिए। देखो होता यह है कि आप लेते हो स्पेसिमेन, लेट सपोज आपने यहां पे ली स्लाइड, ठीक है। अब मैं यहां पे बनाता हूं एक स्लाइड, माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्लाइड रखते हैं वो ली, सिंपल सी स्लाइड, सही है। अब ये आपने ले ली स्लाइड। अब स्लाइड लेने के बाद आप क्या करते हो? उसके ऊपर बैक्टीरिया का स्पेसिमेन डालते हो। स्पेसिमेन का मतलब वो जो बैक्टीरिया का सैंपल है जिसको आपने कलर करना है वो डालते हो। और जैसे ही आप वो डालते हो तो फिर आप दूसरा काम क्या करते हो? एक डाई ऐड करते हो, एक स्टेन ऐड करते हो, जिस स्टेन को आप कहते हो प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी मतलब पहले डाल रहे हो, मेन स्टेन है, तो इस स्टेन को आप क्या कहोगे? प्राइमरी स्टेन। तो आपने प्राइमरी स्टेन डाला, जिस प्राइमरी स्टेन का नाम है क्रिस्टल वायलेट। क्या नाम है भाई? क्रिस्टल वायलेट। अब जब आपने ये स्टेन डाला तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस स्टेन को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करते। अब आप अगला स्टेप क्या करोगे? आप ये करोगे कि भाई इस स्लाइड को वॉश कर लोगे, और वॉश करने के बाद इसमें आयोडीन ऐड करोगे। अब सोचो, जिन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से नहीं किया, जब आप उनको वॉश करोगे तो क्रिस्टल वायलेट का कलर हट जाएगा नहीं हटेगा? बिल्कुल हट जाएगा। अगर वो हट जाएगा तो इसका मतलब यह है कि अब
वो दोबारा कैसे हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। लेकिन वो बैक्टीरिया जो जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट के कलर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, जब आप उनके अंदर आयोडीन डालोगे तो आयोडीन डालने की वजह से वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे आप कहते हो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स की वजह से बैक्टीरिया का कलर कैसा होना चाहिए भाई, क्या ख्याल है? बैक्टीरिया का इसका कलर होना चाहिए वायलेट कलर, पर्पल कलर। अब लेट सपोज वो बैक्टीरिया जिसने इस कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया था, क्या उसके अंदर अब कोई कलर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारा इस स्लाइड को वॉश करोगे। वो बैक्टीरिया जिसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे से, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बैक्टीरिया जिसने इसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया था, अब तो उसमें कोई कलर नहीं है। तो अब अगर आपने उन बैक्टीरिया को भी कलर करना है, तो वहां पे आप एक काउंटर स्टेन डालोगे। काउंटर स्टेन का मतलब है बाद में, प्राइमरी स्टेन के बाद जो स्टेन डालते हो वो काउंटर स्टेन होता है। और अब जो स्टेन डालोगे वो होगा सैफरनिन। सोचो, अब दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक वो जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लिया है, जो पर्पल कलर के हो गए। एक वो है जो जिसने जो पर्पल कलर है उसको क्या नहीं किया है, उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया है। जब उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया तो आपने वॉश किया, वो पर्पल कलर हट गया। अब जब आप सैफरनिन डालोगे तो सैफरनिन का अपना कलर कैसा होता है? सैफरनिन एक डाई होती है जिसका अपना कलर नॉर्मली पिंकिश रेड होता है, ठीक है। रेड और पिंक का कोई नॉर्मली आपको डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं। सैफरन ज्यादा प्योर होता है तो वो डार्क रेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से पिंकिश कलर तक मिलता है। तो अब होगा ये कि एक बैक्टीरिया तो वो है जिसके अंदर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया, और वो कैसा हो गया, वो हो गया पर्पल कलर। तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हो भाई? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर का क्यों है? ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर का सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया है। सर ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना क्यों है, इसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स नहीं बना, और जब आपने सैफरन डाला तो उसकी वजह से उसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया या रेडिश हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन नहीं करते, ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है बैक्टीरिया का, और ग्राम पॉजिटिव क्यों है इसको डिस्कस करना है, ग्राम नेगेटिव क्यों है इसको हमने डिस्कस करना है। इतना क्लियर है भाई? क्या ख्याल है भाई? हाँ, मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के नाम याद रखूंगा। बस आप इतना भी याद रख लो कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो येलो पिंकिश कलर के होते हैं। सिंपल। चलो आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। चलो
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। देखो याद रखना, बैक्टीरिया, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो उसके लिए एक पिक्चर ले लेते हैं। यहां पे एक पिक्चर पड़ी हुई है कि ये देखो, ये आपको एक जनरल बैक्टीरियल सेल नजर आ रहा है। अगर आप इस बैक्टीरियल सेल को देखोगे ना, तो इसके अंदर तीन बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला पार्ट वो है जो आपको सबसे बाहर नजर आ रहा है, यानी कि अपेंडेजेस। सर ये अपेंडेजेस क्या होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, इतना बड़ा ये फ्लैजिला नजर आ रहा है। उसके अलावा ये छोटे छोटे आपको पिलाए नजर आ रहे हैं। ये क्या है? अपेंडेजेस है। तो फ्लैजिला और पिलाए आर द अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब है ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, दे आर अपेंडेजेस, सिंपल। फिर हमारे पास क्या है? भाई मैंने आपको हमेशा बताया है, किसी भी स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका क्या होता है, या तो बाहर से अंदर याद रख लो या अंदर से बाहर याद रख लो। मैं आपको बाहर से अंदर याद करवा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बाहर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं। उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया की कवरिंग है। तो सेकेंड पार्ट आ गया आपकी कवरिंग का। और कवरिंग के अंदर क्या है? फिर सेल है, यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या है भाई? साइटोप्लाज्म। तो अपेंडेजेस, कवरिंग और साइटोप्लाज्म, सिंपल। सर कवरिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? कवरिंग के अंदर आपके पास कैप्सूल आ जाता है। साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर प्लाज्मिड वगैरह आ जाते हैं, जो भी आपका मटेरियल मौजूद है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं अपेंडेजेस से। अपेंडेजेस से स्टार्ट करते हैं। अपेंडेजेस के अंदर दो चीजें आती हैं। चलो सुनते जाओ। अपेंडेजेस के अंदर दो चीजें आती हैं, पिलाए और फ्लैजिला। अब पिलाए क्या है और फ्लैजिला क्या है, इनको हमने डिस्कस करना है भाई। तो आओ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या हो, उसके लिए एक पिक्चर ले लेते हैं भाई, सिंपल है। चलो ये देखो, यहां पे आपको फ्लैजिला की एक पिक्चर नजर आ रहा है। अब यहां पे एक तरफ आपको नजर आ रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये वाला ग्राम नेगेटिव है, ये वाला ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का आपको फ्लैजिला नजर आ रहा है। अब दोनों के अंदर क्या फर्क है उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैजिला को। फ्लैजिला क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन फ्लैजिला? सेल के अंदर अब वैसे हमने पढ़ा था। हाउ कैन यू डिफाइन फ्लैजिला? फ्लैजिला और सीलिया के अंदर क्या फर्क है? चलो सवाल आसान कर दिया। फ्लैजिला और सीलिया के अंदर क्या फर्क है? भाई सिंपल सी बात है, फ्लैजिला लंबा होता है, विप लाइक होता है। विप लाइक का मतलब है एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको निकलता हुआ नजर आएगा। कहां से? सेल से। नॉर्मली आपको ये बैक्टीरिया के अंदर में मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। कोई यूकैरियोटिक सेल याद है जिसके अंदर आपको फ्लैजिला मिले? चलो ह्यूमन सेल बता दो। यस, स्पर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पर्म के अंदर आपको फ्लैजिला मिलेगा।
नॉर्मली ये जो आपका फ्लैजिला होता है, ये किस वजह से मूव करता है? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से मूव करता है। या तो ये किसी केमिकल की तरफ जाता है जिसे आप क्या कहते हो, कीमोटेक्सिस कहते हो, या ये लाइट की तरफ जाता है जिसे आप क्या कहते हो, फोटोटेक्सिस कहते हो। यानी कि किसी ना किसी स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर बैक्टीरिया को मूव करना है तो किसी वजह से मूव करना होगा। या तो फॉर एग्जाम्पल उसको आगे नजर आता है कि भाई खाना पड़ा हुआ है, कोई केमिकल पड़ा हुआ है, तो उसे उस तरफ जाना है, तो केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होती है वो कीमोटेक्सिस हो गई। अगर लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है तो वो फोटोटेक्सिस हो गई। सिंपल सी बात है। अब याद रखना कि हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्लैजिला है वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये आ गया फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब फ्लैजिला आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में मिलता है। लेकिन इस बैक्टीरिया, इस फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है और अलग भी है। याद रखना, फ्लैजिला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फ्लैजिला को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? 3 पार्ट्स में। कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक है बेजल बॉडी, बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब एक एक करके हमने डिस्कस करना है। बेजल बॉडी क्या है, हुक क्या है, फिलामेंट क्या है। देखो, अगर मैं बेजल बॉडी की बात करूं तो बेजल बॉडी का मतलब क्या है, ये देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखो तो ये क्या है? बेजल बॉडी। बेजल का मतलब है बेस से निकलने वाला। तो ये जो बेस पे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द बेजल बॉडी। इसे आप क्या कह रहे हो? बेजल बॉडी का नाम दे रहे हो। अब इस बेजल बॉडी को जब आप देखोगे तो ये बेजल बॉडी कैसे काम करेगा? भाई ये एक मोटर की तरह, जैसे मोटर मूव नहीं करती, अगर कभी आपने देखा हो बच्चों की जो गाड़ी आती है उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो पहिया मूव करवाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बेजल बॉडी है ये मोटर की तरह मूव करती है, और मोटर की तरह मूव करके इस फ्लैजिला को मूव करवाती है। ये देखो यहां पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक मूवमेंट का निशान बना हुआ है। ये बेजल बॉडी इस तरीके से मूव करेगी तो क्या होगा? फ्लैजिला भी मूव करेगा। सिंपल। अब इस बेजल बॉडी के अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि जिसकी वजह से ये मूव करती है? इसके अंदर मौजूद होता है एक मोटर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एटीपी इस्तेमाल होकर आप क्या कर रहे होते हो? इस बेजल बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं। अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर मत जाओ, वरना फिर चीजें कंपैरेटिवली मुश्किल होती जाएंगी। अपने लिए जिंदगी आसान रखो, बस इतना याद रखो कि बेजल बॉडी क्या होती है, हुक क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। आपकी किताब के अंदर अगर ये इतनी लंबी का, एक आपकी किताब का मसला ये कि वो एक लाइन लिख के भाग जाते हैं, तो आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि भाई सिंपल जो है वो मोटर मौजूद होती है। सही है? अब आ जाओ हुक के पार्ट के ऊपर। हुक क्या है? देखो, हुक को अगर मैं बात करूं तो ये जो कर्व पार्ट नजर आ रहा है ना, दिस कर्व पार्ट इज नथिंग बट द हुक। ये कर्व पार्ट क्या है? हुक। इस हुक का काम क्या है? ये हुक बेजल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ेगा, सिंपल, और मूव करवाने में हेल्प करेगा। जिंदगी आसान है। फिलामेंट क्या है? भाई बेजल जो हुक के आगे आपको जितना भी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो फ्लैजिला है, फिलामेंट है सॉरी। और फिलामेंट मूवमेंट का काम कर रहा है। इतना याद रखना है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजिला ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द फ्लैजिला ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो क्या कहोगे भाई? कोई जवाब है? बोलो भैया।
जल्दी बताओ भाई, डायग्राम देख के बता दो चलो, डायग्राम मौजूद है ना। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि क्या डिफरेंस है फ्लैजेला जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर है और वो फ्लैजेला जो कि ग्राम नेगेटिव के अंदर है। कोई तो डिफरेंस होगा, कोई तो फर्क होगा, तभी दो अलग अलग डायग्राम्स है। क्या फर्क है दोनों के? हाँ, बेजल बॉडी का फर्क है। अगर आप यहां देखो तो यहां पे आपको सिंगल बेजल बॉडी नजर आ रही है, जबकि यहां पे आपको ऊपर तक बेजल बॉडी नजर आ रही है। चलो, तो ये एक बेसिक सा फर्क हो गया फ्लैजेला का। अब पिलाए क्या होते हैं? अगर मैं यहां लिखूं पिलाए, तो याद रखना पिलाए आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड होते हैं जिन्हें आप पिलाए का नाम देते हो। अब ये पिलाए, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं। सर कॉन्जुगेशन क्या है? इसको हम आगे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के अंदर किसी हद तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है और वहां पे ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ। अच्छा, देखो हम बात कर रहे थे अपेंडेजेस की और हमने डिस्कस किया कि फ्लैजेला क्या होता है, पिलाए क्या होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की कि जो पिलाए हैं इनका काम कॉन्जुगेशन के अंदर। पिलाए कुछ हद तक फ्लोटिंग का भी काम करते हैं। बैक्टीरिया जाहिर सी बात है फ्लोट करते हैं, तो फ्लोटिंग के अंदर यानी कि तैरने के अंदर कौन काम कर रहा है? पिलाए काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गई बात अपेंडेजेस की। अब आ जाते हैं कवरिंग के ऊपर। अब बात करते हैं जरा कवरिंग की। ठीक है, चलो। अब अगर देखो मैं कवरिंग की बात करता हूं, तो कवरिंग का मतलब क्या है भाई? सेल के ऊपर जो कुछ आपको प्रोटेक्शन के लिए नजर आ रहा है वो कवरिंग। अब उसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? कैप्सूल नजर आ रहा है जो सबसे बाहर होता है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप यहां देखो तो आपको क्या मिलेगा? सबसे बाहर कैप्सूल मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ये कवरिंग। अब एक एक करके हमने डिस्कस करना है। पहले कैप्सूल को डिस्कस करेंगे, फिर सेल वॉल को, पे सेल मेम्ब्रेन को। तो स्टार्ट करते हैं कैप्सूल से। क्या ख्याल है कैप्सूल क्या होता है? हम बात कर रहे देखो हम बात कर रहे थे कैप्सूल की। अब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ना डायरेक्ट कैप्सूल लिखा हुआ है। याद रखना आउटर कवरिंग के लिए जो बेहतर वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। सर वाई ग्लाइकोकैलिक्स? क्योंकि नॉर्मली जो आपका ये जो सबसे आउटर कवरिंग है ना, ये चिपचिपी होती है, इसीलिए इसे ग्लाइको कैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर फिर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है कैप्सूल और एक आता है स्लाइम। ठीक है, तो ये हम दोनों डिस्कस करेंगे। देखो
अब बात करते हैं कैप्सूल की, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स की। मैं यहां हेडिंग डालता हूं मैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो भाई हमने ये देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना वो सबसे आउटर कवरिंग है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के भी बाहर है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कितनी तरह का है? दो तरह का। ग्लाइकोकैलिक्स कितनी तरह का है? दो तरह का। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का है, एक है कैप्सूल और एक है स्लाइम। अब कैप्सूल और स्लाइम के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं कैप्सूल की बात करता हूं तो कैप्सूल जो है वो सेल वॉल के साथ टाइटली चिपका हुआ होता है, टाइटली चिपका हुआ होता है, टाइटली बाइंड होता है। जबकि अगर मैं बात करता हूं स्लाइम की, तो स्लाइम जो है वो लूजली अटैच होता है। यानी कि अगर सेल वॉल के साथ, सेल वॉल के बाहर जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल के साथ टाइटली चिपकी हुई है तो उसे कैप्सूल कहोगे, और अगर वो लूजली चिपकी हुई है तो उसे क्या कहोगे? स्लाइम कहोगे। क्या चीज रिमूव करना ज्यादा आसान है, कैप्सूल या स्लाइम? हाँ भाई, क्या ख्याल है? क्या चीज रिमूव करना ज्यादा आसान है, कैप्सूल और स्लाइम? तो आप कहोगे सर स्लाइम ज्यादा आसान है क्योंकि ये लूजली बाइंड किया हुआ है। दूसरी बात ये कि स्लाइम जो है वो नाम से सब कुछ बता रहा है कि आपके बैक्टीरिया को कैसी अपीयरेंस देगा? स्लिपरी अपीयरेंस देगा। कैसी अपीयरेंस देगा भैया? स्लिपरी अपीयरेंस देगा। तो स्लाइम अगर स्लिपरी अपीयरेंस देगा बैक्टीरिया को, सोचो एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया, उसके ऊपर स्लाइम मौजूद है, वो बैक्टीरिया मेरे मेरे बॉडी के अंदर आता है। अब मेरी बॉडी के सेल उसे बैक्टीरिया को पहचानते हैं, और पहचानने के बाद कोशिश करते हैं कि वो उस बैक्टीरिया को क्या कर दे? मार दे। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या वो बैक्टीरिया जो मेरी बॉडी में आया है, जिसके ऊपर स्लाइम मौजूद है, मेरी बॉडी के सेल्स उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे या उनको मुश्किल होगी? क्या ख्याल है? जाहिर सी बात है उनको मुश्किल होगी। सर उनको क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो स्लिप कर जाएगा। मेरे सेल उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो स्लिप कर जाएगा। सिंपल। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स डालते हो तो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से बैक्टीरिया और खतरनाक हो जाता है या और उसको मारना आसान हो जाता है? आप कहोगे सर और खतरनाक हो जाता है। क्यों खतरनाक हो जाता है? क्योंकि वो स्लिप कर जाता है। सिंपल। दूसरी बात यह कि ग्लाइकोकैलिक्स का एक काम तो मैंने आपको क्या बताया? ग्लाइकोकैलिक्स का एक काम तो मैंने आपको यह बताया कि बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी इंक्रीज करता है। सर पैथोजेनेसिटी का मतलब कि बैक्टीरिया को खतरनाक बनाता है। दूसरा काम, ग्लाइकोकैलिक्स का एक और काम है, पता है किसी को वो क्या काम है? वो की काम ये है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो सेल है ना उसके साथ टाइटली एडहेशन कर जाता है। यानी कि जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स आराम से दूसरी सरफेस के साथ चिपक जाएगा। सही है भाई? अब सोचो, एक सरफेस है, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया जिनके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स था वो चिपक गए। अब ये जो बहुत सारे ग्लाइकोकैलिक्स वाले बैक्टीरिया एक सरफेस के ऊपर एक ही जगह पे चिपक गए ना, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप नाम देते हो बायोफिल्म का। क्या कहते हो? बायोफिल्म। और इस बायोफिल्म का नुकसान क्या है? इस बायोफिल्म का नुकसान सिर्फ इतना है कि वो बैक्टीरिया जो बायोफिल्म बना लेते हैं उनको मारना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या मौजूद है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद। आ गया दिमाग में? क्लियर है भाई? अब सवाल ये होता है कि सर कैप्सूल किन बैक्टीरिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा? कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिनके अंदर आपको कैप्सूल नहीं मिलेगा? नॉर्मली आपको तमाम बैक्टीरिया के अंदर
चलो बच्चों, ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द कैप्सूल, और कैप्सूल के बारे में मैंने आपको क्या बताया। देखो याद रखना, ये जो कैप्सूल है ना, ये नॉर्मली किसका मिलके बना होता है, ये नॉर्मली कैप्सूल मिलके बना होता है पॉलीसेकेराइड का। लेकिन हमारे पास एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर ये पॉलीसेकेराइड का नहीं होता। कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का नहीं होता? क्या ख्याल है? कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का नहीं हो? उसके अलावा भी किसी चीज का हो सकता है, बट कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का नहीं। हाँ भाई, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स कॉज करता है। इसके अंदर जो आपका कैप्सूल है ना, वो मिलके बना होता है डी ग्लूटामिक एसिड का। किसका? डी ग्लूटामिक एसिड का। लेकिन बस इतना भी याद रख लो कि कैप्सूल इसके अंदर किसका होता है भाई? प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का होता है। सिंपल हो गया भाई मामला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। सेल वॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाली कहानी है ना, वो इसी सेल वॉल की वजह से, इसी सेल वॉल की वजह से। सर क्यों इस सेल वॉल की वजह से? आओ मैं आपको बताता हूं। चलो, अब मेरी बातें गौर से देखना, सुनना, और इस पिक्चर को गौर से देखना। चलो, अब इधर देखो भाई। सबसे पहले अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनी है? आप कहोगे सर बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलके बनी है आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? प्रोटीन और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मिक्सचर। अब याद रखना, हमारे पास जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल मिलके बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, ये वेरी करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर। सर क्या मतलब? याद रखना कि आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा है। सर इसका फायदा क्या है? देखो, अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करूं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया कि ग्राम पॉजिटिव क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर ज्यादा है। जब उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? वो क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन कर रहा है, रोक के रख रहा है। जबकि आपके पास जो ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वायलेट जो आपका मौजूद है ना स्टेन, उसको रिटेन नहीं कर पाता। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर कोई आपसे पूछ ले सर वाई ग्राम पॉजिटिव अपेयर पर्पल, वाई ग्राम नेगेटिव अपेयर पिंक, ये लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, विच इज आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स। ठीक है, इनफैक्ट जब मैं अपने एमबीबीएस के अंदर था, तो वन ऑफ माय एक्सटर्नल एग्जामिनर आस्क कि भाई मुझे ये बताओ कि पेप्टाइड जो ग्राम पॉजिटिव है वो ग्राम पॉजिटिव पर्पल क्यों नजर आ रहा है? एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू आंसर। व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक थिंग जो मैंने आपको अभी आपको बताया। ठीक है, तो भाई ये याद रखने वाली चीज है। तो ये हो गया। सर ग्राम पॉजिटिव की एग्जांपल दे दे, ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल दे दे, देता हूं, अभी टेंशन नहीं लो, दूंगा। अब अगर आप यहां देखो तो ग्राम पॉजिटिव ये नजर आ रहा है आपको, और ग्राम नेगेटिव आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है भाई, अब याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिनके पास
पहले तो आप ये देख लो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर कितनी बड़ी है, यहाँ पे कितनी छोटी है, फर्क है। अब होता यह है कि देर आर सर्टेन बैक्टीरिया, देर आर सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनके अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, और वो इस तरीके से आपकी सेल वॉल से निकल रहा होता है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिकोइक एसिड। तो कुछ ग्राम पॉजिटिव ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर निकलता हुआ नजर आता है, जिसको आप कहते हो टिकोइक एसिड। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर कोई टिकोइक एसिड नहीं होता। ये याद रखने वाली बात है, ग्राम नेगेटिव के अंदर कोई टिकोइक एसिड नहीं है। तो अगर आपसे पूछ ले सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया? पेप्टाइडोग्लाइकन का। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? टिकोइक एसिड का। अब आ जाओ तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तीसरा डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि आपके पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर दो लेयर्स मौजूद है। एक ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और एक यहां पे आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको नजर आ रहा है पोरिन। पोरिन का काम क्या होता है? पोरिन इज सिंपल मॉलिक्यूल जो नॉर्मली क्या कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको ये जो ग्रीनिश कलर का नजर आ रहा है, दे आर लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड नॉर्मली जो है वो बैक्टीरिया को, जब ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि आपके पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक आउटर वॉल है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और एक अंदर आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर लगे हुए हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड ह्यूमन सेल के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको नजर आ रहा है पोरिन। पोरिन का काम क्या है? मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर आना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर आना पोरिन का काम है। जबकि ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आनी है, इस पे आपको पोरिन नजर नहीं आता। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। अब याद रखना कि ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है और ये जो आपको सेल वॉल नजर आ रही है, इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह है ना, इसको आप कहते हो पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हो भैया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। दिस इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सर इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस का काम क्या है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना। यहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन एंजाइम्स को आप कहते हो बीटा लैक्टमेज। ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या होते हैं? ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होते हैं ना, ये कुछ दवाइयां होती हैं, जिन दवाइयों को आप कहते हो बीटा लैक्टम। बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ दवाइयां इस्तेमाल होती है, जिनको आप कहते हो बीटा लैक्टम। सर इसकी एग्जांपल देने, आपने किसी जमाने के अंदर सुना होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम है। इसी तरीके से आपने किसी जमाने के अंदर सुना होगा सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन भी एक ऐसी दवा है जो बीटा लैक्टम में आती है। तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर ये आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस मौजूद है, उनके अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम मौजूद है इस जगह पे। और ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है? इस पेनिसिलिन और इस सेफेलोस्पोरिन को तोड़ देता है। तो ये पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन बैक्टीरियल सेल पे काम नहीं कर पाती। तो अब अगर मुझे बताओ कि अगर मैं किसी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे कौन से बैक्टीरिया में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कौन से बैक्टीरिया में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा? सवाल बहुत सिंपल सा है। शाबाश, दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं, चीजें आसान हो रही हैं भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल वॉल की बात कर ली, अब अगला स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? सिंपल, सेल वॉल के नीचे आपको क्या नजर आएगी? सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी। अब सवाल ये होता है कि सर हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? भाई बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर वाई वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि सी हियर, इधर देखो, लेट सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है, यानी कि सेल वॉल है। इस सेल वॉल के नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो लेट सपोज ये मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। सर ये आपने इतनी अजीब सी सेल मेम्ब्रेन क्यों बनाई? देखो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन याद रखना कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलता है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, आप कहोगे नहीं है सर। तो फिर सवाल ये होता है कि इसके अंदर एनर्जी कैसे बनेगी? क्योंकि एनर्जी के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके अंदर है नहीं। तो यहां पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट करती है और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स क्या काम करते हैं? ये मीजोजोम रेस्पिरेशन का काम करते हैं। कुछ किताबें कहती हैं ये मीजोजोम फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। कुछ किताबें कहती हैं कि ये मीजोजोम रेप्लिकेशन का भी काम करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का भी काम कर रहे होते हैं। क्लियर है भाई? इसमें कोई मसला? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अब तो आखिरी कवरिंग आ गई, आखिरी पार्ट आ गया, साइटोप्लाज्म। देखो, अब साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ बातें सुनना। देखो यही सेल मैंने दोबारा यहां बना लिया। अब देखो, आपको एक बात तो पता है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं होगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होगा। हम पढ़ते हैं भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता। दूसरा, कोई ऑर्गेनील भी नहीं होगा, सिवाय उन ऑर्गेनील्स के जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे एग्जांपल देता हूं, यहां पे आपको जगह जगह क्या मिलेंगे? फ्लोट करते हुए साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे, क्या भाई? राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है ना, ये कैसी नेचर के हैं? 70s नेचर के। 70s नेचर। अब यहां पे क्या होगा? अगेन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ये सब भी हमें पता है। दूसरी बात ये कि बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करता है, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, फैट हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर करेगा। उसके अलावा आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। और हमने ये पढ़ रखा है कि जहां पे बैक्टीरिया का जीनोम मौजूद होता है, उस रीजन को आप कहते हो न्यूक्लियोइड। और ना सिर्फ ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को आप क्या नाम दे रहे होते हो? जिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को आप नाम दे रहे होते हो प्लाज्मिड का। सर मेन जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो भाई, पहली बात मेरी याद रखना कि बैक्टीरिया को कहा यह जाता है कि बैक्टीरिया हैप्लॉइड है। सर हैप्लॉइड कैसे है भाई? सिंपल सी बात है, अगर इस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को आप क्या करने की कोशिश करोगे? अगर आप इस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो यहां पे आपको कोई होमोलोगस पेयर की फॉर्मेशन नजर नहीं आएगी, इसीलिए आप इसको हैप्लॉइड मानते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं भी याद होता तो बस इतना याद रखो कि बैक्टीरियल सेल को हैप्लॉइड मानेगा।
उसके अलावा यहाँ पे जो प्लाज्मिड मौजूद है, इस प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जीन्स जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि भाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा ना किया करो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे किसी को सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो तब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया चालाक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नजला जुकाम खांसी हुई, आपने एंटीबैक्टीरियल खा ली, अब क्या होगा? बैक्टीरिया मर गया। लेकिन साथ वाला बैक्टीरिया कहता है यार ये दवा खा के ये दवा खा के हम मर जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपने अंदर ऐसा चेंज लेकर आते हैं कि अब ये दवा है तो हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो ड्रग रेजिस्टेंस का भी रोल प्ले करता है। क्लियर है भाई? जल्दी बता दो मुझे। इसके अंदर कोई मसला है तो बोलो। यहां पे आके हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट होगा। Now we are going to discuss about the shape of bacteria. This is very important topic. Sir, why important? Because ये जो है ना वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा बहुत सारी चीजों का। देखो, सबसे पहले अगर मैं बैक्टीरिया की शेप की बात करूं तो बैक्टीरिया नॉर्मली तीन शेप के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के। नंबर वन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल शेप या राउंड शेप के होते हैं। उन्हें आप कहते हो कॉक्साई या कोकाई भी कहते हो, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को आप क्या कहते हो? कोकाई का नाम देते हो, कोकस का नाम देते हो। अब नॉर्मली अगर आप इन बैक्टीरिया को देखोगे ना तो बस इस तरीके से राउंड होते हैं, इस तरीके से राउंड होते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये होता है कि सर इन बैक्टीरिया का इन बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात, ये बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे स्फेरिकल। दूसरी बात, यहां पे कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। दे आर नॉन फ्लैज। दूसरी बात कि याद रखना, कोकाई आपको डिफरेंट शेप्स के अंदर मिल सकते हैं। क्या मतलब सर? हो सकता है कि भाई बहुत सारे कोकाई अरेंज हो जाएं कुछ इस तरीके से क्लस्टर की फॉर्म में। ये क्या है? क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज हो गए। तो जब कोकाई खुद को क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज करने पर कर लेते हैं तो इसे आप क्या कहते हो? इस अरेंजमेंट को आप कहते हो स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो कहते हैं ग्रेप लाइक को। तो अंगूर के जिस तरीके से जत्थे नहीं होते, क्लस्टर नहीं होते, बिल्कुल इसी तरीके से। इसकी कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? इसकी एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये कोकाय खुद को इस तरीके से चेन की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तब क्या कहलाएंगे? नाउ दे आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ दे आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। एग्जाम्पल दो इसकी।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूं तो या ज्यादा बेहतर है इसको निमोनी नहीं याद रखो, पायोजीन्स याद रखो। सर निमोनी क्यों नहीं याद रखे? क्योंकि जब आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को देखोगे ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ना दो दो की फॉर्म में अरेंज नजर आते हैं, इस तरीके से। तो उन्हें आप डिप्लोकोकस भी कह सकते हो, क्योंकि दो दो की फॉर्म में अरेंज है, तो इन्हें आप डिप्लोकोकस भी कह सकते हो। हाँ, डिप्लोकोकस की एग्जाम्पल में बिल्कुल आपका आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सही है। चलो, डिप्लोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। अच्छा, और एग्जाम्पल दे। हो सकता है चार की फॉर्म में अरेंज हो, तो इन्हें आप कहते हो टेट्राड। और हो सकता है इस तरीके से आठ की फॉर्म में अरेंज हो। चार ये रे, इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर के अंदर आठ के अंदर अरेंज, तो इसे आप कहते हो क्या? सार्केना। और ये पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सार्केना कैसे बनेगा? अगर बैक्टीरिया टू डायमेंशन के अंदर डिवाइड करेगा तो सार्केना बनेगा, सिंपल। क्लियर है भाई? बोलो भाई। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, निजेरिया मेनेंजाइटिस किसकी एग्जाम्पल है? निजेरिया मेनेंजाइटिस किसकी एग्जाम्पल है? निजेरिया मेनेंजाइटिस किसकी एग्जाम्पल है? डिप्लोकोकस की। निजेरिया गुनोरिया किसकी एग्जाम्पल है? जो गुनोरिया कॉज करता है, डिप्लोकोकस की। ये दोनों डिप्लोकोकस हैं। निजेरिया मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस कॉज करता है। उर्दू में कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस। अब आ जाओ, ये तो होगा कोका है। दूसरी तरह के जो है ना, उनको आप कहते हो बेसिलाई या बेसिलस। अब ये जो बेसिलस होते हैं ना, पहली बात ये रॉड शेप होते हैं। ये रॉड शेप होते हैं। और दूसरी बात कि ये हो सकता है कि फ्लैजिलेटेड, जरूरी नहीं है, बट दे मे बी फ्लैजिलेटेड। सर इसकी एग्जाम्पल दे दो, इसकी एग्जाम्पल दे दो, बिल्कुल देता हूँ। हो सकता है कि ये इस तरीके से पेयर की फॉर्म में अरेंज हो। सर पेयर का मतलब? ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है। हो सकता है इस तरीके से पेयर की फॉर्म में अरेंज हो। इसे आप क्या कहते हो? डिप्लोबैसिलस। ठीक है, हो सकता है
कि ये इस तरीके से चेन की फॉर्म में अरेंज हो। क्या कहोगे? बोलो भाई। स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस की एग्जांपल दे सकते हैं कोई मुझे? इसकी एग्जांपल है बैसिलस एंथराइसिस। चलो, हो सकता है कि एक बैसिलस है, उसके ऊपर फ्लैजिला मौजूद है, तो कोई मुझे फ्लैजिलेटेड बैसिलस की एग्जांपल दे दे। इसकी एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफाई। क्या कॉज करवाता है? टाइफॉइड कॉज करवाता है। ये एग्जांपल्स याद रखनी है। ओके। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैसिलस ऐसे होते हैं जो समवॉट स्फेरिकल होते हैं और समवॉट रॉड शेप होते हैं। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इन्हें आप कोको बैसिलस कहते हो। इनकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। कोको बैसिलस। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं। कभी आपने किसी जमाने के अंदर इस तरह के लंबे लंबे सेल्स देखे होंगे प्लांट के अंदर, जिन्हें आप क्या कहते हो? पैलिसेड मीजोफिल्स का नाम देते हो। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपको पैलिसेड लाइक बैसिलस नजर आते हैं, जिनको जिनको आप क्या कहते हो? इसकी एग्जाम्पल क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये याद रखना है भाई। ये हो गए तीसरी तरह के भाई, तो दूसरी तरह के। अब हम बात करते हैं स्पाइरला की। अब ये स्पाइरला क्या होते हैं? स्पाइरला क्या होता है? देखो, याद रखना, जो स्पाइरला होते हैं ना, ये नॉर्मली कर्व्ड होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। और ये नॉर्मली फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है। इसकी एग्जाम्पल दो मुझे। एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मैं स्पाइरला की बात कर रहा था बेटा, तुम लोग कहाँ विब्रियो में चलेगा? विब्रियो इज डिफरेंट। एच पाइलोरी। ठीक है। फिर हमारे पास सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर दो और चीजें मौजूद हैं। एक तो कॉमा शेप, जिन्हें आप विब्रियो कहते हो। विब्रियो नॉर्मली कॉमा शेप होते हैं। कॉमा कैसा होता है? ये कुछ इस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है विब्रियो कॉलेरा। क्या करवाता है, किसी को पता है? विब्रियो कॉलेरा क्या करवाता है? कॉलेरा कॉज करवाता है। ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट आता है स्पाइरोकीट। वैसे हम स्पाइरोकीट को कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं। ये जो स्पाइरोकीट्स होते हैं ना, ये नॉर्मली बहुत पतले होते हैं। इनफैक्ट पता है, आप इनको ग्राम स्टेनिंग के मेथड के जरिए देख भी नहीं सकते। ये बहुत पतले पतले होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल के अंदर आपने याद रखा है ट्रिपोनीमा पैलेडम।
ट्रिपोनीमा पैलेटम। यहाँ पे आके हमारा शेप कंप्लीट हो गया। तो साइज, स्ट्रक्चर और शेप हमने पढ़ लिया।